नमस्कार। आज क्रिया शारीर के सेकेंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शरीर घटकों का पंच भौतिकत्व। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का वो है कि सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे। कहने का अर्थ यह है कि हम जो भी आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं या आयुर्वेद का जो बेसिक फंडामेंटल है वह पंच महाभूत से ही मिलके बना है। पंच महाभूत का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है, हमारी औषधियाँ भी बनी हुई हैं और हमारे भोजन द्रव्य भी बने हुए हैं। यदि हमारे शरीर में पृथ्वी धातु की कमी हो जाती है तो हमें उसकी पूर्ति के लिए या तो आहार के रूप में या तो फिर औषध के रूप में पार्थिव द्रव्य को ही लेना पड़ेगा। जैसे मॉडर्न एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उस कैल्शियम की पूर्ति जो है हम कैल्शियम तत्व से ही कर सकते हैं। जैसे रक्त की कमी है तो उसकी पूर्ति रक्त धातु के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि हमारा शरीर पंच भौतिक है और आहार भी पंच भौतिक है, औषधियाँ भी पंच भौतिक है। हमें शरीर में हमारे शरीर में जो भी टूट फूट हो रही है उसकी पूर्ति के लिए हमको पंच भौतिक आहार या औषध की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यदि हमारा शरीर पंच भौतिक तत्व से मिलके बना हुआ है तो हमारे शरीर में जो भी तत्व विवेचना के बाद हम लोगों को शरीर विचय के बाद हमें प्राप्त होता है वो सारे भी पंचभौतिक होने चाहिए। और उन पंचभौतिकता को समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व पंचभौतिक की किस किस पार्ट से मिलके बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर त्रिदोषों में पंचभौतिकता क्या है। त्रिदोष वास्तव में इन पंच महाभूतों के हमारे शरीर में रिप्रेजेंटेटिव है जो कि हमें समझना है। तो सबसे पहले अष्टांग संग्रह के अनुसार देखते हैं वो क्या कहते हैं। वाव्य आकाश धातुभ्याम वायु, आग्नेय पित्तम, अम्ब पृथिव्याम श्लेष्मा। यानी वायु और आकाश से वायु या वात बनती है। आग्नेय पित्तम यानी अग्नि महाभूत से पित्त की उत्पत्ति होती है। अम्ब पृथिव्याम श्लेष्मा, अम्ब मतलब जल और पृथ्वी, इन दोनों के मिलने से श्लेष्मा यानी कफ का निर्माण होता है। इन 3 दोषों में भी पंच महाभूत हैं। इन तीनों दोषों में पंच महाभूत के सेवन से, चाहे आहार के रूप में, औषध के रूप में, या फिर हम और ज्यादा डीप जाएंगे तो कर्म के द्वारा भी क्षय या वृद्धि होती है। इसी पर आगे देखते हैं कि सुश्रुत संहिता में क्या कहा गया है। आचार्य डल्हड़ जो है सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं जिन्होंने इसमें निबंध संग्रह नाम की एक पुस्तक लिखी। ये क्या कहते हैं, तत्र वायु आत्मय आत्मा पित्त आग्नेयम श्लेष्मा सौम्यम इति। यानी कि वायु में जो है वह वात है, पित्त जो है वह अग्नि महाभूत से बना है और श्लेष्मा जो है वह जल महाभूत से बना हुआ है। एक सारणी डेवलप करेंगे तो हम देख लेते हैं कैसे बनाना है। दोष लिखना है वात, अष्टांग संग्रह के अनुसार वायु प्लस आकाश, सुश्रुत संहिता के अनुसार यानी डल्हड़ की कमेंट्री के अनुसार वायु। पित्त में अग्नि होता है, इनके अनुसार भी अग्नि है। कफ में जल और पृथ्वी होता है और सुश्रुत संहिता के अनुसार जल या सोम होता है। तो हम देखते हैं कि इन दोषों में, चाहे वात में या पित्त में या कफ में, इन्हीं महाभूतों से मिलके बने हुए हैं। तो अगर हम ये याद करने का प्रयास करेंगे तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्या है, वास्तव में पंच महाभूत की उत्पत्ति क्रम जो है वह इसी रूप में बना हुआ है। वास्तव में इन पंच महाभूतों में ये जो महाभूत की उत्पत्ति है वह इसी प्रकार है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये उत्पत्ति क्रम है।
तो वात पित्त कफ में हम अगर सेट करना चाहेंगे तो आकाश और वायु से आपका क्या बनता है, वात, अग्नि से पित्त, जल और पृथ्वी से बन जाता है आपका कफ। अब आता है यदि दोष जो है, चूंकि हमारा जो क्रिया शरीर का अध्ययन है वह दोष धातु मलमूलम के कॉन्सेप्ट से चलता है, तो दोष धातु, दोष का हमने देख लिया। हम देखते हैं धातु का पंचभौतिक संगठन किस प्रकार है। तो इसमें हम इसको समझना बहुत आसान है। जैसे पहले हमें धातुओं की संख्या क्या होती है, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है और शुक्र है। इसमें चक्रपाणी का ओपिनियन है। चक्रपाणी जी कौन है, चरक संहिता के टीकाकार हैं, आयुर्वेद का इन्होंने पुस्तक लिखी है। डल्हड़ का टिप्पणी है। डल्हड़ कौन है, इन्होंने सुश्रुत संहिता पे निबंध संग्रह लिखी है। तो रस में हम देखते हैं तो चक्रपाणी का कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन रस में किस महाभूत की अधिकता है, वह है जल। अधिकता या व्यपदेश भूयसा सिद्धांत ये कहता है कि जो जिस अधिक मात्रा में होगा हम उसके अनुसार उसको पहचानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वायु नहीं है, इसमें आकाश नहीं है, इसमें पृथ्वी नहीं, ऐसा नहीं। जल महाभूत की अधिकता है। ठीक, जैसे रक्त धातु में क्या है, चक्र तेज है और जल है, अग्नि और जल है। डल्हड़ भी क्या बोलते हैं, अग्नि को ही बताते हैं। एक क्वेश्चन आता है रक्त की पंच महाभूतिकता बताइए, तो उसमें पंच महाभूत सिद्ध, आप सभी में पंच महाभूत को सिद्ध कर सकते हैं। बट हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, व्यपदेश भूयसा सिद्धांत, किसकी अधिकता है, पंचभौतिक संगठन। अधिकता का अर्थ यह होता है कि लगभग 50% अगर कोई प्रेजेंटेशन किसी का है एक महाभूत का, तो बाकी जो है वह 2, 3, 4, 5, तो इनको हम नगण्य मान लेते हैं या गौड़ मानते हैं। प्रधान इसको मान करके उसके अनुसार उसका हम भौतिकता सिद्ध करते हैं। जैसे मांस में क्या है, वो कठोर होता है, तो पार्थिव पृथ्वी से बना हुआ है, ये भी पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेद में क्या होता है, मेद में थोड़ा सा क्लेद होता है, जिसमें जल होता है प्लस पृथ्वी होता है, क्योंकि जहाँ पे पृथ्वी में जहाँ जल पड़ेगा वहीं पे मेद उत्पन्न होगा, कीचड़ जैसा कुछ बनेगा, सेमी सॉलिड कुछ होगा, इस वजह से सेम कॉम्बिनेशन है। अस्थि में हम देखते हैं पृथ्वी है प्लस वायु है, तो इसके साथ कॉन्सेप्ट भी है कि अस्थि में ही वायु रहती है। तो अस्थि में हम अगर डल्हड़ का ओपिनियन देखेंगे तो सेम तो पृथ्वी और वायु तो है ही, बट हमें पता है अस्थि में अग्नि महाभूत है, क्योंकि वहाँ मेटाबॉलिज्म भी है। चाहे याद करने के लिए जैसे रेड बोन मेरो है तो वहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन होता है, अग्नि तो है ही, वहाँ पाक तो होता ही। मज्जा है, मज्जा में जल होता है, ये सेम ओपिनियन है, जल है। शुक्र में भी जल महाभूत की अधिकता है, ये भी जल है। तो कहने का मतलब रस में चक्रपाणी कोई ओपिनियन नहीं, रक्त में तेज और जल है, मांस में पार्थिव है, मेद जल और पृथ्वी है, अस्थि जो है पृथ्वी प्लस वायु से मिलकर बना, मज्जा जो है जल महाभूत से मिलकर बना, शुक्र जो है वह जल है। डल्हड़ का क्या ओपिनियन है, रस में जल बताया, रक्त में अग्नि बताया, मांस में पार्थिव बताया, मेद में जल और पृथ्वी बताया, अस्थि में पृथ्वी वायु के साथ तेज ऐड हो गया, मज्जा में आपका जल है, शुक्र में जल है। तो ये हो गया आपका धातुओं की पंच भौतिकता। इसको आसान है याद करना, थोड़ा सा इमेजिनेशन रखना होगा तो ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे हम दो धातु मलमूलम सीरियम के कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या होगा, मलों की पंचभौतिकता, क्योंकि हमने 200 धातु का पढ़ लिया। मलों की पंचभौतिकता हम क्या देखते हैं, मूत्र जल अनलात्मकम, पुरीसम पार्थिवम, आर्तम आग्नेयम, स्वेद स्तन्यम च। तो हमें चूंकि जो त्रिविध मल होते हैं मूत्र पुरी श्वेद होती है, तो हमें इन तीनों पे कॉन्सेंट्रेट होना है। तो मूत्रम जल अनलात्मकम, पुरीसम पार्थिवम, स्वेद स्तन्यम च आप्यम, यानी कि जो मूत्र में होता है वह जल और अनल होता है। तो अनल मतलब अग्नि, तो मूत्र में क्या होगा, अग्नि प्लस जल होगा। पुरीस क्या है, पार्थिव है, और स्वेद क्या है, उसमें जल है। सुश्रुत का भी ओपिनियन जो डल्हड़ के थ्रू है सेम है, मूत्रे अंबु शिखिनो गुड़ा भूयो विसार्तवे त्वग्नः प्रश्वेद स्तनम च आपम, यानी स्वेद और स्तन में क्या है। तो स्तन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट हमें तीन जो त्रिविध मल है उसको तैयार करना है। तो मूत्र में अग्नि और जल होता है, पुरीस में पार्थिव है क्योंकि पुरीस मल भाग होता है, कठोर भाग होता है, उसमें पार्थिव रहता है। स्वेद में जल आता है, पसीना आता है,
मूत्र में अग्नि है और जल है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। कभी कभी मूत्र में दाह भी होता है, तो उसमें जल महाभूत तो रहेगा, साथ में दाह होगा तो अग्नि महाभूत की अधिकता होगी। अब जब हम इतना पढ़ लेते हैं कि मूत्र, पुरुष और श्वेत की पंचभौतिकता क्या है, तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है कि दोष, धातु, मल, इन तीनों में पंच महाभौतिक क्या संबंध है। इसके साथ में हम देखते हैं त्रिगुण और त्रिदोष। त्रिगुण तो हो गया हमारा सत्व, रज, तम, और त्रिदोष हो गया वात, पित्त, कफ। इनमें कुछ समानता बताई नहीं बताएंगे। तो समानता के लिए की श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक याद रहता है। रजो गुणमयो वायु, यानी रज में क्या होगा, वायु की अधिकता होगी। सत्व गुणोत्तरम पित्तम, जो सत्व होगा उसमें पित्त की अधिकता होगी। तमो गुणाधिक कफ, जो तम होगा उसमें कफ की अधिकता होगी। तो आप ये देख लीजिए, त्रिगुण है, त्रिदोष है, सत्व, रज, तम, पित्त, वायु और कफ। तो याद करने के लिए हम देखते हैं, तो वायु भी चल गुण के कारण होता है, रज भी चल गुण होता है, ये शारीरिक गुण है, ये मानसिक गुण है। मन भी चंचल है, मन में गति होती है, वायु के कारण वो गति होगी। तो रजो गुणमयो वायु। सत्व गुणोत्तरम पित्तम, पित्त प्रवृत्ति जो होता है रासिक प्रवृत्ति मानी जाती है, जो समय सत्य बोलता है। तो सत्य बोलने वाला जो रहता है वह, क्योंकि जो क्रोधी व्यक्ति होगा वो ज्यादातर क्या होता है, वो सत्य ही बोलता है, सत्य बोलता है। तो इसलिए हम क्या समझ सकते हैं इसको याद करने के लिए, सत्व गुणोत्तरम, जिसमें पित्त होगा उसमें सत्व गुण की अधिकता होगी। तमो गुणाधिक का कफ, कफ जो होता है वाला से लाता है, अंधकार लाता है, तो तम उसमें हम प्रवृत्ति है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो त्रिगुण में सत्व में क्या होगा, पित्त गुण की अधिकता, रज जो है वायु और तम जो है कफ, ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्हीं त्रिदोषों का पंच भौतिक संबंध भी होता है, इनको हम देखते हैं। इन्हीं त्रिगुण का पंच भौतिक संबंध भी है, उसको हम लोग देखते हैं। तत्र सत्व बहुला आकाशम, रजो बहुला वायु, सत्व रजो बहुला अग्नि, सत्व तमो बहुला आपः, तमो बहुला पृथ्वी इति। सुश्रुत शारीर का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये ऊपर वाला भी और ये भी, तो दोनों याद करना है। सत्व बहुला आकाशम, यानी जो महाभूत, आकाश महाभूत है उसमें क्या होता है, सत्व होता है। रजो बहुला वायु, जो वायु महाभूत है उसमें रज की अधिकता होगी। इसके बाद दो पेयर में आ जाते हैं। अग्नि में क्या आता है, सत्व रजो बहुला अग्नि, सत्व रजो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, सत्व रजो बहुला अग्नि। ठीक, सत्व और रज की अधिकता किसमें होगी, अग्नि। जल में क्या होगा, जल में थोड़ी स्थिरता आना शुरू हो जाती है, यानी सत्व तो है, साथ में तम भी आना स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा सत्व तमो बहुला आप। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, पृथ्वी। पृथ्वी में बिल्कुल स्थिरता आ जाती है, जड़ता आ जाती है, जो तम को रिप्रेजेंट करता है, तो तमो बहुला पृथ्वी इति। तो पढ़ दे रहा हूं एक बार में, तत्र सत्व बहुला आकाशम, रजो बहुला वायु, सत्व रजो बहुला अग्नि, सत्व तमो बहुला आपः, तमो बहुला पृथ्वी इति। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। और ये बाद में जब और बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस में भी इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इन श्लोकों को आप अच्छे से तैयार करिए, और ये सारे नोट्स जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप चैनल तक पहुँच जाएंगे। और साथ में यदि आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं चाहूँगा यदि स्टूडेंट देख रहे हैं तो इस पर कुछ न कुछ कमेंट जरूर करें, जिससे कि और ज़्यादा सुधार और अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू।